सभी को नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने 12वीं कक्षा की हिंदी ऐच्छिक का अर्धवार्षिक परीक्षा वाला प्रश्न पत्र देखा था, जो कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र था। तो आपने अवश्य अभ्यास तो किया ही होगा। तो आज हम उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई कठिनाई आई हो तो वह भी आपकी हल हो जाएगी। साथ ही आप यह भी जांच पाएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपने सही ढूंढे या नहीं, और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनके उत्तर में भी कहीं कोई बिंदु छूट तो नहीं गया था। तो चलिए उसे फटाफट से देखते हैं। वह प्रश्न पत्र जिसकी मैं बात कर रही थी, हम सीधे ही इसके उत्तर पर चलते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश का, जिसके प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें पहला प्रश्न है, मानव समाज की प्रगति संभव है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मन कर्म वचन से एक होकर कार्य करने से। दूसरा प्रश्न कथन और कारण वाला। कथन है, सुख शांति और समृद्धि के लिए एकता की डोर में बंधे रहना आवश्यक है। कारण, एकजुट होकर कार्य करने से प्रगति और उन्नति निश्चित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी यह है डी वाला उत्तर। और ग, अकेला चना भार नहीं फोड़ता लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही विकल्प है, केवल एक व्यक्ति बड़ा काम करने में सक्षम नहीं है, यानी डी विकल्प। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, विभीषण के बारे में लोक प्रसिद्ध कहावत कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा, घर का भेदिया लंका ढाए। और आगे अगले प्रश्न को देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है, पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर द्वारा हमें एक समान ही इस संसार में उत्पन्न किया गया है। हम सब आपस में भाईचारे से बंधे हुए हैं। अगला प्रश्न, हाथ की 5 उंगलियों के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो इसका उत्तर है, जैसे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग आकार की होते हुए भी जब एक मुट्ठी बनकर कार्य करती हैं तो बड़े से बड़ा काम कर लेती हैं, इसी प्रकार यदि हम भी एकता में रहें तो बड़े से बड़े कार्य को हम संभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, गद्यांश में आए वाक्य वीरों के पथ अवरुद्ध हो जाते हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार एक ईंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, वह प्रायः दूसरों के द्वारा तोड़ी भी चली जाती है, परंतु यदि वह ईंट एक दीवार का रूप ले लेती है तो उससे बड़े बड़े वीरों के रास्ते भी रुक जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम भी एक होकर कार्य करें तो एकता में इतना बल है कि हम बड़े से बड़े कार्य को भी अंजाम दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अपठित काव्यांश वाला, जिसका पहला प्रश्न दिया गया था, पद्यांश में कवि ने कैसी विनम्रता की याचना की है? तो सही विकल्प है मृत्यु पर्यंत सहानुभूति दिखाने वाली, विकल्प बी। ख प्रश्न, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 कथन थे और इसका सही विकल्प है ए, कथन 1 और 2 सही हैं। आगे ग, माथा सहला सकूं का आशय क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1, सांत्वना देना। आगे घ, कवि ने किन लोगों को सांत्वना देने की बात की है? तो इसका सही उत्तर होगा, अपमान व भूख से पीड़ित लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को सांत्वना देने की बात की है। आगे अण, फटकार कर सच बोल सकूं पंक्ति के संदर्भ में कवि की 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो सही उत्तर होगा, चारित्रिक विशेषताएं निर्भीकता और ईमानदारी। आगे च, इस पद्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए।
तो मूल भाव होगा कवि परम गुरु से अपने लिए विनम्रता, निर्भीकता, निरीहता व सच्चाई की आकांक्षा करता है ताकि वह संसार में अन्य लोगों के साथ सहानुभूति रख सके और अपमान व भूख से पीड़ित लोगों को सांत्वना दे सके। यह था खंड क। अब खंड ख की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है फीचर क्या है। तो इसका उत्तर होगा फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, उनका मनोरंजन करना व शिक्षित करना होता है और इसमें आकर्षक बनाने के लिए ग्राफिक्स, रेखांकन या चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कविता में बिंब का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि कुछ खास शब्दों से मन में कुछ चित्र कौंध जाते हैं जिन्हें बिंब कहते हैं। स्मृति चित्रों को शब्दों के माध्यम से बिंब के रूप में बदला जाता है। बाह्य संवेदनाओं का मन के स्तर पर ही बिंब रूप धारण किया जाता है। तो उदाहरण के लिए हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत की वे पंक्तियां, तट पर बगलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न। इसमें एक चित्र सा हमारे आंखों के समक्ष उभर आता है। अगला प्रश्न, साहित्य की अन्य विधाओं से नाटक विधा के रूप में अंतर का कारण स्पष्ट कीजिए और इसके तत्वों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, साहित्य की अन्य विधाओं से नाटक इस रूप में अलग है क्योंकि यह दृश्य विधा है और इसमें मंचीयता का गुण है और समय का बंधन होने के कारण भूत या भविष्य की घटनाओं को इसमें वर्तमान में ही संयोजित किया जाता है। नाटक को सदैव आंखों के समक्ष ही घटित होते हुए देखा जाता है। और इसके तत्वों की जहाँ तक बात है तो हम कोई भी 2 तत्व बता सकते हैं। वैसे इसके तत्व हैं कथानक, संवाद, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, अभिनयता आदि। चौथा प्रश्न, जिसमें क भाग है, समाचार लेखन की शैली का विस्तृत परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर होगा समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें मुख्य बातें पहले व गौण बातें बाद में आती हैं। इसके अंतर्गत समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में क्या, कौन, कहाँ, कब, ये 4 ककार होते हैं। बॉडी में क्यों और कैसे, व समापन में कोई भी ककार नहीं होता। आगे ख प्रश्न, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, समाचार पत्र में इसे कहाँ प्रकाशित किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देते हैं और स्तंभ का विषय चुनने व अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी स्वतंत्रता होती है। स्तंभ को समाचार पत्र में प्रायः संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है, किंतु अन्य पृष्ठों पर भी ये कभी कभार हो सकते हैं। अगला प्रश्न, टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। तो विभिन्न चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। कुल 7 चरण हैं। इनमें से किन्हीं 2 का हम लिख सकते हैं। जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के विषय में कह सकते हैं कि घटना स्थल से तत्काल जानकारी देना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होता है और घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव होता है। आगे प्रश्न संख्या 5, ये रचनात्मक लेखन है, 100 शब्दों में लिखना है। इसमें आप अपने आप से बना करके करीब 1 पेज भरेंगे और यह रचनात्मक लेखन लिख देंगे। छठा प्रश्न, जिसका क भाग है, रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर होगा रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि नाटक एक जीवंत माध्यम है
जब भी कोई दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होने से उनमें टकराहट का होना स्वाभाविक है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते और इसी कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बनी रहती है। कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थिति को लेकर असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी अधिक बात नाटक में लेकर आता है उतना ही अधिक वह सशक्त नाटक कहलाता है। और उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे अंधा युग, तुगलक आदि नाटक, जिनमें आधुनिक नाटककारों ने राम की अपेक्षा रावण को या प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप को, कृष्ण की अपेक्षा कंस को ऐसा दर्शाया है कि वे अधिक सशक्त प्रतीत होते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं। प्रश्न ख, कविता रचना में किन तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है? तो उत्तर होगा कविता रचना के मुख्य तत्व हैं शब्द चयन, बिंब, छंद, शब्दों से खेलने की कला, शब्दों के भीतर छिपे अर्थ की परतों को खोलना, भाषा संरचना, भावानुसार लयात्मक अनुशासन। और इनमें से हमें सभी तत्वों को विशेष रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी व्याख्या करने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि ये सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं और कवि की वैचारिक सोच, दृष्टि, दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनते हैं। ग भाग है नाटक में समय का बंधन व द्वंद्व का क्या महत्व है? तो नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटक भले ही अपनी रचना को भूतकाल से ले या फिर भविष्य काल से उठाए, फिर भी दोनों स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश सदैव वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। तो काल चाहे कोई भी हो, एक विशेष समय में विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होते हुए दिखाना इसमें समय का बंधन कहलाता है। और द्वंद्व की यदि बात करें तो नाटक एक जीवंत माध्यम है। जब भी दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो उनके विचारों का आदान प्रदान होने से टकराहट का होना स्वाभाविक है। वे कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी कारण उनमें सदैव अस्वीकार की स्थिति, असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध जैसे नकारात्मक तत्व बने रहते हैं और इन्हीं नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति ही द्वंद्व को जन्म देती है, जो कि नाटक को सशक्त बनाती है। आगे खंड ग, जिसमें पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न थे। पहला प्रश्न, जहां पहुंच अनजान क्षितिज में क्षितिज शब्द का अर्थ है? तो इसका उत्तर है बी, जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। दूसरा प्रश्न, ये कथन और कारण वाला था। इसमें कथन भी दिए गए हैं, कारण भी, और इसका सही उत्तर है दूसरा। कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, ये कथन था और इसका कारण सही से व्याख्या करने वाला है। और ग प्रश्न देखते हैं, कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और महिमा का। घ, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, इसका भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी वाला, यानी सूरज ने भारतवासियों के जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। आगे अगला प्रश्न, कार्नेलिया भारत की किस विशेषता को उजागर कर रही है? तो इसमें ये 3 तो कथन है और 4 विकल्प हैं और चौथे वाला विकल्प एकदम सही है। कथन 1, 2 और 3 ये सही हैं। आगे 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 2-2 अंकों वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
तो इसका उत्तर होगा, इसमें देवसेना अपने विगत जीवन पर विचार कर रही है। स्कंदगुप्त द्वारा जब उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया गया तो उसने अपने यौवन काल के अनमोल समय को व्यर्थ में ही बिता दिया, ठीक ऐसे जैसे कोई अनाज के दानों को भीख में लुटा देता है। वह अपनी जीवन भर की जोड़ी हुई पूंजी को बचा नहीं पाई और अंत में उसे स्वयं भी भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। यह स्थिति सदैव भ्रम की ही बनी रही। आगे दूसरा प्रश्न, मैं जानऊं निज साथ नाथ सुभाऊ। इस पंक्ति के माध्यम से राम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो राम की विशेषताएं आपको बतानी है। राम का स्वभाव अति कोमल है, वे अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, किसी का मन नहीं दुखाते। राम की वाणी अत्यंत मृदु है, वे अपने छोटों की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखते हैं। आगे ग प्रश्न, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन। तो यहाँ यह पंक्ति 12 मासा में पौष के महीने में नागमती की विरह अवस्था का चित्रण करते हुए कही गई है। विरह रूपी बाज विरहणी नायिका के शरीर को जीते जी खा जाना चाहता है और इसमें विरह की उपमा बाज पक्षी से की गई है। वैसे बाज पक्षी मरे हुए का ही मांस खाता है, परंतु विरह अवस्था में आदमी जीते जी मरे हुए के समान हो जाता है और इसीलिए विरह उसे मारने पर तुला हुआ है, उसका मांस खाने पर तुला हुआ है। आगे 9वां प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या वाला। इसमें जो क भाग था इसका संदर्भ आप बताएंगे। संदर्भ है सरोज स्मृति, कविता का नाम, और कवि है निराला। और इसके बाद प्रसंग में यहाँ अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत उसका श्राद्ध करने से पहले कवि निराला अपनी पिछली बातों को याद करते हुए उसका श्राद्ध करने के लिए अपने कर्मों का उत्सर्ग करने को, अर्पण करने को उद्यत हैं, तैयार हैं। आगे ख वाले की बात करते हैं। ख वाले का संदर्भ इसमें कविता रहेगी, भरतराम का प्रेम, और उसमें भी पद है ये, और कवि हैं तुलसीदास। फिर प्रसंग में आप बता सकते हैं यहाँ पर माता कौशल्या जब अपने पुत्र राम को घोड़ों के बहाने से अयोध्या में वापस बुलाना चाहती है, तो उस समय का ये चित्रण है। कौशल्या की विरह अवस्था का चित्रण है, वात्सल्य भाव व्यक्त हो रहा है। व्याख्या आप अपने आप करेंगे और विशेष में भी कोई भी 4 बिंदु अपने आप से देंगे, यानी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आपको बताना है। 10वां प्रश्न है पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों वाला, जिसमें क प्रश्न गद्यांश में बताई गई स्वयंवर प्रथा को माना जा सकता है। तो इसके चारों विकल्प में से सही विकल्प होगा दूसरा, अंधविश्वास। ख प्रश्न गद्यांश में आए बुद्धिमानी शब्द का भाव है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, बेवकूफ़ी। ग प्रश्न ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करने की प्रथा कब प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है चौथे वाला, वैदिक काल में। घ प्रश्न कथन और कारण वाला, कथन था आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, वाक्य का आशय है। इसका कारण दिया गया वर्तमान की छोड़ो भविष्य की चिंता करो, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर बनेगा दूसरे वाला कि कथन सही है किंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता है। और अगला प्रश्न है गद्यांश में मंगल, शनि, बृहस्पति आदि ग्रहों का वर्णन क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प तीसरे वाला, यानी लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों और मान्यताओं पर चोट करने के लिए। 11वां प्रश्न गद्य खंड के ही प्रश्न उत्तर में से है, तो इसका क भाग है इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है यह कथन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहा गया है। वे एक पुराने लेखक थे, उनकी सभी चीज़ें निराली थीं। लेखक और उनकी
लेखक मंडली प्रेमघन को पुरानी चीज समझते थे। उनसे जब भी मिलते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था और उनसे मिलते समय इन्हें ऐसा लगता था जैसे एक बहुत पुराने साहित्यकार से मिल रहे हों और इसीलिए पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। लेखक उनसे मिलकर प्रसन्न होता था। और अगला प्रश्न है, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित 2 घटनाएं लिखिए। अनेक घटनाएं हमारे पाठ के अंदर हैं, इनमें से कोई भी 2 घटनाएं लिख सकते हैं, जैसे मेज पर बैठकर अपने हाथ से फल छील छील कर खिलाना, शहद की चाय बनाकर पिलाना, स्टेशन पर लेखक और उनकी पत्नी को स्वयं लेने जाना, गुसल खाने जाने पर बाहर निकलते समय स्वयं अपने हाथ में तौलिया लेकर खड़े होना। इनमें से कोई भी 2 घटनाएं बताई जा सकती हैं। आगे ग भाग है, संवदिया की भूमिका यदि आपको कहीं निभानी पड़े तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न बच्चों के अपने विवेक पर आधारित है, तो बच्चे जो भी उत्तर लिखेंगे उसका उत्तर मान्य होगा। इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि समाचार प्रेषक और प्रेषिती दोनों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, सही हाव भाव के साथ सटीक संदेश प्रसारण करेंगे, समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय पर यदि संदेश ना दिया जाए तो वह कोई मान्य नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी 2 बातें यदि बच्चे लिख दें तो वह उत्तर ठीक है। आगे प्रश्न 12, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो क भाग है वह लिया गया है सुमरिनी के मनके में से बालक बच गया निबंध में से, और उसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ये दोनों बातें संदर्भ में आएंगी। प्रसंग में बताया जा सकता है कि बच्चे से जब विभिन्न प्रश्न किए जा रहे थे तो वह कैसे उत्तर दे रहा था, इस बारे में कहा गया है। और फिर व्याख्या अपने ही शब्दों में इस पूरे गद्यांश का भाव स्पष्ट करते हुए लिखनी होगी। और विशेष में कोई भी 2 बिंदु दिए जा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि इसकी भाषा सरल, सहज, सुबोध, खड़ी बोली है, शैली विषयानुकूल व प्रभावशाली है। इस प्रकार से कोई भी 2 बिंदु देने से विशेष भी पूरा हो जाएगा। यानी कुल 4 बिंदुओं में सप्रसंग व्याख्या करनी है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। जो ख वाला भाग था यह लिया गया है प्रेमघन की छाया स्मृति में से, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ भी वही 4 बिंदुओं में ही व्याख्या पूर्ण करनी थी। आगे प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। तो इसमें जो क वाला भाग है, झोपड़ी जला दिए जाने पर भी सूरदास किसी से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता था, इस कथन के संदर्भ में उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर सूरदास के चरित्र की अनेक विशेषताएं हो सकती हैं, उनमें से आप किन्हीं 5 का वर्णन कर देंगे, जैसे संतोषी स्वभाव, कर्मशील, व्यर्थ के दोषारोपण से बचने वाला, निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला, धैर्यवान, क्षमावान, मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाला, अहिंसक प्रवृत्ति, सकारात्मक सोच। यानी अनेक बिंदु हो सकते हैं, आप किन्हीं 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार दे दीजिए। ख भाग, बिस्कोहर की माटी पाठ के संदर्भ में लिखिए कि माँ के साथ बच्चे का कैसा संबंध होता है। तो इसका उत्तर हम देंगे कि माँ के साथ बच्चे का संबंध अनुपम और अटूट होता है। माँ और बच्चे के संबंध का बयान शेष और सारद द्वारा भी नहीं किया जा सकता। यह संबंध निश्चल और सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि बच्चा सदैव माँ से निरंतर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से इसे लगभग 100 शब्दों में आपको विस्तार दे देना है। आगे ग भाग, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि लेखक जब अपने एक रिश्तेदार
के घर बढ़नी गया था। वहां उसने एक औरत को देखा। वह लेखक से उम्र में काफी बड़ी थी। उस समय लेखक मात्र 10 वर्ष का था। वह औरत अत्यंत रूपवती थी और उस औरत के सौंदर्य का आकर्षण लेखक पर इस कदर हावी हुआ कि उसे समस्त प्रकृति में वही औरत नजर आने लगी। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता व चांदनी के रूप में लगी, जिससे कि फूलों की खुशबू आ रही थी। तब प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। विश्वनाथ को उसमें आकाश, चांदनी, सुगंध सब कुछ नजर आ रहे थे और तभी उसने जाना सौंदर्य क्या होता है, जीवन की सार्थकता क्या होती है। और इस तरह से फूलों, पेड़ों, लताओं, प्रकृति की समस्त वस्तुओं में वही औरत ही नजर आ रही थी। तो इस तरह से प्रकृति सजीव नारी बन गई। तो इसी के साथ ये प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ। तो बच्चों, आपने जांच लिया ना कि आपके कितने उत्तर सही और कितने गलत। मुझे आशा है अच्छे ही होंगे। आपका परिणाम वाकई बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आप दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो बस इसी प्रकार दिल से मेहनत करते रहिए और मेरे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।